हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो कि बायोमोलिक्यूल्स है उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तकरीबन 50 टू 70 एमसीक्यूज़ हम हर चैप्टर के डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। अब देखें, जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको हम थॉरोली कवर करेंगे और उसमें करेक्ट आंसर्स को मैं हाईलाइट करूँगा। साथ में उनके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो सके। So the first MCQs is the most abundant organic compound to be found in any type of the cell। तो किसी भी टाइप के सेल में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास वाटर मौजूद होता है किसी भी सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। तो क्योंकि वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो सेकंड लार्जेस्ट है वो प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। तो यहाँ पर प्रोटीन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किसी भी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है आफ्टर वाटर। वाटर के बाद में जो है वो प्रोटीन होता है। अब सेकेंड एमसीक्यूज है, द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन सब यूनिट्स। तो कौन सा कंपाउंड है जो जब उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं। मतलब ऐसे हमें सब यूनिट्स मिलते हैं जिनके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद होता है, बाकी किसी के भी अंदर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ये करेक्ट आंसर है। 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल इनमें से कौन सा नहीं है। तो ए में है पॉलीसेक्राइड, बी में है ग्लूकोज, सी में है न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स। तो ये सब जो है प्रोटीन ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड ये भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं, पॉलीसेक्राइड ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है ये एक मोनोसेक्राइड है, मतलब कि एक माइक्रोमोलिक्यूल है। तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, ये खुद एक छोटा यूनिट है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। फोर्थ एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज़। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है सबसे ज़्यादा कॉमन जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। मतलब कि एक फ्यूरेनोज होती है, दूसरी होती है पायरोनोज रिंग। तो 6 मेंबर्ड को हम कहते हैं पायरोनोज। तो ये पायरोनोज जो रिंग है ये हमारे पास ग्लूकोज बनाता है और ये सबसे कॉमन जो है ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड विच कैन बी स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश एंड डैश। तो जो प्लांट्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं वो स्टार्च होते हैं और एनिमल्स के अंदर जो स्टोर किए जाते हैं वो ग्लाइकोजन होते हैं। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इसका सी आंसर जो है ये करेक्ट है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड अल्फ़ा हेलिक्स एंड ऑफ द प्रोटीन इन इट्स प्लेस। तो अल्फ़ा हेलिक्स यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जो स्टेबलाइज करते हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एसाइल ग्लिसरॉल आर एस्टर्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन। तो एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं या ये एसाइल ग्लिसरॉल ये फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। तो अब ये किन के बीच में कंडेंसेशन से ये बनते हैं। फैटी एसिड्स एंड वाटर है, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल है। तो यहाँ पर हमें पता है कि फैटी एसिड एंड अल्कोहल यानी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में जब कंडेंसेशन होती है इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि एस्टर बॉन्ड जो है वो बन रहा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में जब कंडेंसेशन होती है तो एसाइल ग्लिसरॉल बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड एक एग्जांपल है, इनमें से कौन सा फॉस्फोलिपिड है, मतलब फॉस्फोलिपिड का कौन सा एग्जांपल है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है लेसिथिन। ये लेसिथिन जो है ये एक फॉस्फोलिपिड है, मतलब कि लेसिथिन इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। बाकी जितने भी हैं ये यहाँ पर पामेट्रिक एसिड ये एक फैटी एसिड है और ब्यूटारिक एसिड ये एक फैटी एसिड है।
जबकि ये जो है ये एसिड ये फॉस्फोलिपिड के अंदर मौजूद होता है फास्फोटेडिक एसिड, लेकिन यहाँ पर ये फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लेसिथिन है जो फास्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है चूज़ द यूजुअल मूड ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर कौन सा मूड है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किस किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर डीएनए है, उसके बाद आरएनए है, उसके बाद प्रोटीन है, मतलब कि डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए से प्रोटीन में जाती है इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। और डीएनए के बाद जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए और फिर प्रोटीन, तो ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, ये गलत है। और सी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो ये करेक्ट पाथवे है, यहाँ पर ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक जो है वो ये वाला है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है सक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग ड्यू टू। सक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अब किस लिए? 1 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड बिटवीन टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये गलत है क्योंकि दो ग्लूकोज होते ही नहीं है सक्रोज में। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये सक्रोज में मौजूद होते हैं। आगे देखते हैं 1 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड बिटवीन टू ग्लूकोज, ये भी गलत है। और 1 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये वाला करेक्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है वो डी ऑप्शन है। और यहाँ पर ये 1 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड ये भी मौजूद होता है सक्रोज के अंदर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डू नॉट कंटेन नाइट्रोजन। अब इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है? ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है तो इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगा। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगा। कोलेजन है, कोलेजन एक प्रोटीन है, इसके अंदर नाइट्रोजन होगा। और फिब्रिनोजन ये भी प्रोटीन है। तो यहाँ पर ये जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट अबाउट ट्राईग्लिसराइड इज़ करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है दीज आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड विद कंबाइंड विद ग्लाइकोजन। अब यहाँ पर ग्लाइकोजन जो है ये नहीं होता, यहाँ पर ग्लिसरॉल होता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दे आर मोर सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन कंपेयर टू फॉस्फोलिपिड, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि सैचुरेटेड होते हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों के अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, तो दोनों सेम ही होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है दे फॉर्म बायलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, तो सेल मेम्ब्रेन की बायलेयर भी ये नहीं बनाते, उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दे हैव लोअर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, तो ये सही है क्योंकि लिपिड्स के अंदर इस उनकी प्रॉपर्टी यही है कि उनके अंदर कम रेशियो होता है ऑक्सीजन का कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये ऑप्शन क्योंकि सभी लिपिड्स के लिए सही है, तो ट्राइग्लिसराइड्स भी ये लिपिड्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनके लिए सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 1 ATP। तो एक मॉलिक्यूल है एटीपी का, उसमें कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 0, क्योंकि एटीपी खुद एक न्यूक्लियोटाइड है और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बनता है। अगर एक ही एटीपी का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, यहाँ पर 0 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड फास्फोरिक एसिड इज अटैच्ड टू पेंटोज शुगर एट कार्बन नंबर। अगर एक न्यूक्लियोटाइड है और उसके अंदर हम अगर देखते हैं तो एक होता है पेंटोज शुगर और दूसरा होता है उसके अंदर नाइट्रोजिनस बेस और तीसरा उसके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है। तो अब फास्फोरिक एसिड जो है वो कहाँ पर अटैच होता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शुगर के अंदर फास्फोरिक एसिड कहाँ पे अटैच होता है। तो कार्बन नंबर जो है ये 5 पे अटैच होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये वाला 4 है और यहाँ पे जो कार्बन होता है वो 5 होता है, उसके साथ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 5 जो है ये करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 15 इट इज़ अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ आरएनए इन द सेल। तो जो मेजर पोर्शन है आरएनए का सेल के अंदर वो कौन सा आरएनए होता है? तो मेजर पोर्शन जो है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है सेल के अंदर। सबसे ज़्यादा आरएनए वाला जो राइबोसोम वाला जो आरएनए है आरएनए राइबोसोमल आरएनए वो ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 16 पे।
फेट्स आर सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, फेट जो है वो सॉलिड होते हैं किसकी वजह से, सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से, ग्लिसरॉल की वजह से, एस्टर की वजह से, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। तो फेट्स जो है वो उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और जो ऑयल्स होते हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है 17 इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल। ये गलत है, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि हमेशा एक प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन के साथ ही यहाँ पर बेस पेयर बनाता है, और डीएनए के अंदर इनका नंबर जो है, इनकी अमाउंट हमेशा इक्वल होती है। उसके बाद बी है, 2 स्ट्रैंड्स रन पैरेलल इन 5 to 3 डायरेक्शन एंड अदर इन 3 to 5 डायरेक्शन। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये स्ट्रैंड्स जो है ये पैरेलल नहीं होते, ये एंटी पैरेलल होते हैं। 3 में है, द पोर्शन ऑफ एडेनिन इन रिलेशन टू थायमिन वेरीज विद द ऑर्गेनिज्म। एडेनिन का पोर्शन थायमिन से जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इनका पोर्शन हमेशा सेम होगा, क्योंकि ये इसी के साथ एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग करते हैं, और ये बेस पेयरिंग का रूल होता है। डी में है, 2 स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 2 स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक होती है 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर, दूसरी होती है 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट MCQs 18 है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज टू फॉर्म सक्रोज इज़। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? ये हमने अभी देखा था, ये 1-2 ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेल इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज़ ड्यू टू। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर जो टेल होती है उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, मतलब उसके अगर वो हाइड्रोफोबिक है तो वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही हैं? तो ये प्रॉपर्टीज़ फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि टेल जो है ये फैटी एसिड्स की बनी हुई है। अब यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों का अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन आपने जो है ये ए पिक करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ का बताया जा रहा है, और वो फैटी एसिड्स की वजह से आती हैं। यहाँ पर जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड भी मौजूद है और अनसैचुरेटेड भी मौजूद है, तो यहाँ पर हम जनरल फैटी एसिड्स को पिक करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। 20 में है, व्हेन एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 ग्लोबुलर पेप्टाइड्स अकर देन इट इज़ नॉन एज डैश। तो एक से ज़्यादा अगर ग्लोबुलर पेप्टाइड्स आपस में जुड़ रही हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो एक ग्लोब्यूल जो है, ग्लोब्यूलर एक पेप्टाइड, उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, और एक से ज़्यादा अगर ग्लोब्यूल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन्स हैं, तो ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर बन जाता है, और यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है 21, वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इट्स वेरी हाई डैश। तो वाटर के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइज होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर? टेम्परेचर एक लिमिट में रहता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और कम टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। मतलब जितनी ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करता है उसके हिसाब से बहुत कम टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर लिमिट में रहता है, और ये इसका ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 22, बोथ डीएनए एंड आरएनए। मतलब दोनों डीएनए और आरएनए के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बात सही है? आर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, ये गलत है, क्योंकि दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। बी में कंटेंट सेम 4 न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी गलत है, क्योंकि आरएनए के अंदर एक यूरेसिल होता है जो डीएनए के अंदर नहीं होता। अब सी में कंटेंट सेम 5 कार्बन शुगर, तो दोनों के अंदर सेम शुगर नहीं होती। अब यहाँ पर जो डीएनए के अंदर शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, मतलब दोनों के अंदर डिफरेंट शुगर होती है। बोथ कंटेंट नाइट्रोजिनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड, तो ये बात सही है, क्योंकि दोनों के अंदर नाइट्रोजिनस बेस भी होते हैं और फास्फोरिक एसिड्स भी मौजूद होते हैं। 23 है, मोनोसेक्राइड्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ। मोनोसेक्राइड यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स लिस्टेड हैं उनमें से किन के मेजर कंपोनेंट्स हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो डीएनए के अंदर भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं शुगर के फॉर्म में, एनएडीपी के अंदर भी होते हैं, एटीपी के अंदर भी, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसके अंदर भी शुगर के फॉर्म में मौजूद होते हैं, और राइबुलोज 1,5 बाईफॉस्फेट जो कि एक
मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर भी राइबोज जो है वो शुगर मौजूद होती है। तो इनके सभी के अंदर मोनोसेक्राइड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट हैं ये मौजूद होते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखें तो उनमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिस्टीन है, ये प्रोटीन है और प्रोटीन के अंदर मोनोसेक्राइड नहीं होते। इंसुलिन, मायोसिन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं और इनके अंदर भी नहीं होते। तो यहाँ पर एक एक ऑप्शन जो है वो उसको हम इनकरेक्ट मानेंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 24, डैश इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो ए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेचर में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल्यूलोज है। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इट इज़ ए एग्जांपल ऑफ कीटो ट्रायोज प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और ये जब टूटता है तो यहाँ पर एक कीटो ट्रायोज मॉलिक्यूल बनता है। अब कीटो ट्रायोज से मतलब ये है कि उसके अंदर एक कीटोन ग्रुप होगा, वो कीटोज शुगर होगा, और ट्रायोज का मतलब है कि वो ट्रायोज का मोनोसेक्राइड है, उसके अंदर 3 कार्बन होंगे। तो ये जब फ्रक्टोज टूटता है तो उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा हमारे पास होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों ट्रायोज हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एसीटोन जो वर्ड है ये कीटोन को जाहिर कर रहा है, तो यहाँ पर कीटोज जो शुगर है वो ये होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर लास्ट में अल्डिहाइड आ रहा है, तो ये कीटो शुगर नहीं बल्कि एल्डो शुगर होगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। और राइबोज जो है ये ट्रायोज भी नहीं है, और ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 26, 1 फॉर ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज इज़ फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट। तो 1 फॉर लिंकेज जो है वो सबके अंदर पाई जाती है, सिर्फ कौन सा है जिसके अंदर 1 फॉर लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता है कि सक्रोज के अंदर 1-2 लिंकेज मौजूद होती है, तो यहाँ पर सक्रोज ऑप्शन करेक्ट है। बाकी माल्टोज के अंदर भी 1 फॉर लिंकेज है, लैक्टोज के अंदर भी और अमाइलोज के अंदर भी 1 फॉर लिंकेज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें इनको कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है वो अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन केमिकल नेचर। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको हमें एक सीक्वेंस में रखना है। तो यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ट्रायोज। ट्रायोज सबसे कम होता है 3 कार्बन वाला, उसके बाद ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन है, माल्टोज ये एक डाइसेक्राइड है, मतलब इसके अंदर 2 जो है वो ग्लूकोज यूनिट्स आ जाते हैं, और उसके बाद ओलिगोसेक्राइड है जिसमें 10 तक जो है वो मोनोसेक्राइड आ सकते हैं, और उसके बाद स्टार्च है जो एक पॉलीसेक्राइड है और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से आपने जो है इस तरह से अरेंज करना है, और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा पेयर जो है यहाँ पर करेक्ट, तो ये आपस में जो है वो मैच होने चाहिए। अब पेंटोज शुगर, पेंटोज हमें पता है 5 कार्बन वाला, तो राइब्यूलोज भी एक 5 कार्बन वाला है। और एल्डो शुगर, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि राइब्यूलोज जो है ये एल्डोज शुगर नहीं है, ये कीटोज शुगर है। ट्रायोज शुगर, अब ट्रायोज शुगर के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड आ जाते हैं, और ये भी यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये बात इनकरेक्ट है कि कीटोज शुगर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये एक एल्डो शुगर है, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। नेक्स्ट है सी, पेंटोज शुगर, राइब्यूलोज और कीटो शुगर। तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो राइब्यूलोज है ये पेंटोज भी है, 5 कार्बन वाला भी है, और ये कीटोज शुगर भी है क्योंकि इसके अंदर कीटोन ग्रुप है। और यहाँ पर जो डी है ये इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 29, ग्लूकोज प्लस प्लस फ्रक्टोज गोज टू सक्रोज प्लस वाटर। तो ये कौन सा रिएक्शन है, हमें बताना है ये कौन सा रिएक्शन है। तो हमें पता है कि जिसमें वाटर रिलीज़ हो और एक जो है मैक्रो मॉलिक्यूल या कोई बड़ा मॉलिक्यूल बने, तो वो हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन करेक्ट है, क्योंकि वाटर रिलीज़ हो रहा है और 2 मोनोमर्स आपस में मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं। नेक्स्ट है पिक द ओड वन। अब यहाँ से हमें कोई एक ओड चीज़ हमें ढूंढ, ओड मतलब इन लिस्ट में जो है वो दूसरों से जो डिफरेंट चीज़ है वो हमें देखनी है। तो माल्टोज ये हमें पता है एक डाइसेक्राइड है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है, और ये सक्रोज एक डाइसेक्राइड है, लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पर जो है ओड जो है ये सेल्यूलोज है, क्योंकि ये एक पॉलीसेक्राइड है, बाकी सारे यहाँ पर डाइसेक्राइड्स हैं। 31 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट करेक्ट मैच। तो यहाँ पर हमें एक इनकरेक्ट मैच ढूंढना है, जो कि मतलब एक कार्बोहाइड्रेट और उसका जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो आपस में अगर मैच ना हो तो वो हमें चीज़ पिक करनी है।
सेल्यूलोज ये प्लांट सेल वाल के अंदर मौजूद होती है, ये बात सही है। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड के तौर पे काम करता है, ये भी सही है। सी में है राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर ये एटीपी के अंदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, हमें पता है एटीपी के अंदर, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है और उसके अंदर पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर मौजूद होती है। गैलेक्टोज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रेस्पायरेशन, तो गैलेक्टोज ये रेस्पायरेशन के अंदर नहीं होता है। गैलेक्टोज जो है वो लैक्टोज के अंदर मौजूद होता है, और लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, तो रेस्पायरेशन में इसका कोई काम नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 32, द शुगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ एम्पेरिकल फार्मूला, तो डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो हमें पता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, और राइबोज शुगर का जो फार्मूला है वो है C5H10O5। तो यहाँ पर डीऑक्सी का मतलब ये होता है कि डीएनए के अंदर जो शुगर है वो राइबोज शुगर से उसमें एक ऑक्सीजन कम होगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 5 नहीं होंगे, 4 होंगे, और ये वाली जो शुगर है ये डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बी ऑप्शन, जिसमें है C5H10O4। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये फार्मूला है डीऑक्सी राइबोज शुगर का, और ये शुगर डीएनए के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट है 33, इन ग्लाइकोजन विच काइंड ऑफ लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लाइकोजन के अंदर अगर आप देखें तो ग्लूकोज का बना हुआ है ये, और इसके अंदर जो लिंकेज होती है ग्लाइकोजन अगर आप देखेंगे तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ब्रांचेस मौजूद होती हैं। तो ब्रांचेस अगर हैं तो यहाँ पर 1,6 लिंकेज भी होगी, और 1,4 जो है ये इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, तो इसके अंदर ये दोनों लिंकेजेस होती हैं, 1,4 लिंक और 1,6 ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज, तो ये इसके अंदर बॉन्ड मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑल आर पॉलीसेक्राइड्स, तो सभी पॉलीसेक्राइड्स इन किस ऑप्शन में सारे पॉलीसेक्राइड्स जो है वो दिए हुए हैं। ग्लाइकोजन, सक्रोज, माल्टोज, अब ये देखें माल्टोज जो है ये डाइसेक्राइड है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, तो ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे सक्रोज आ रहा है तो ये भी डाइसेक्राइड है, और यहाँ पर माल्टोज और लैक्टोज ये सारे जो हैं ये डाइसेक्राइड्स हैं। तो यहाँ पर हमें पॉलीसेक्राइड जिसमें मिल रहे हैं वो बी ऑप्शन है, जिसमें ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च ये मिल रहे हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 में आते हैं, विच द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट शुगर, तो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो शुगर है वो कौन सा है, तो फ्रक्टोज है, सक्रोज है, ग्लूकोज है या एटीपी है। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल है, ये सबको पता है। 36 में आते हैं, कॉटन इज़ प्योर फॉर्म ऑफ, कॉटन जो है ये प्योर फॉर्म किसका है, तो कॉटन हमें पता है सेल्यूलोज होता है कॉटन के अंदर, और कॉटन का जो है वो प्लांट भी होता है, तो यहाँ पर सेल्यूलोज जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी फिब्रस प्रोटीन, स्टार्च या सिल्क फाइबर ये इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 37, जनरल फार्मूला फॉर मोनोसेक्राइड्स कैन बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज, तो मोनोसेक्राइड्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nOn, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट सूटेबल जो ऑप्शन करेक्ट है वो सी होगा, तो यहाँ पर अगर आप देख लें ये होल जो n दिया हुआ है ये इस तरह से आ जाएगा, CnH2n हो जाएगा और O पे n आ जाएगा, तो ये फार्मूला सही है। 38 पे आते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ट्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो हमें पता है कि यहाँ पर माल्टोज जो है इसके अंदर अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें हमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल के माल्टोज बनाते हैं। सक्रोज के अंदर यहाँ पर फ्रक्टोज भी होता है, और लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज भी मौजूद होता है, तो सिर्फ ग्लूकोज जो है वो हमें इसके अंदर माल्टोज के अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, ग्लूकोज, सेल्यूलोज और लैक्टोज, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, डाइसेक्राइड्स भी रिड्यूसिंग होते हैं, डाइसेक्राइड में सिर्फ सक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी यहाँ पर जो सेल्यूलोज है, पॉलीसेक्राइड, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तो सेल्यूलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 40, हाउ मैनी कार्बन एटम्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द पायरेनोज रिंग ऑफ ग्लूकोज, अब पायरेनोज रिंग जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लें कि वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने कार्बन, रिंग के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं,
तो वो कार्बन हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, ये 4 है, यहाँ पर 5 है और ये 6 है, मतलब टोटल 6 कार्बन होते हैं। अब रिंग के बाहर वाला ये कार्बन हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी रिंग के अंदर जितने भी कार्बन आ रहे हैं वो 5 आ रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम पिक करेंगे कि 5 कार्बन होते हैं और 5 कार्बन मिल के ग्लूकोज की रिंग बनाते हैं, बाकी ये जो एक कार्बन है ये बाहर मौजूद होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन इन ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट, मतलब बाकी सारे जो है वो सभी अमाइनो एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, सिर्फ एक ग्रुप है जो अमाइनो एसिड्स के अंदर डिफरेंट होता है। तो अमाइनो ग्रुप्स ये सभी के अंदर होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सभी के अंदर होता है, अल्फ़ा कार्बन भी सभी के अंदर होता है, सिर्फ रेडिकल ग्रुप आर ग्रुप जो है ये हर अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंट होता है। तो ये सभी के अंदर कॉमन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 42 में है द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन द सेल टिश्यूज़ आर, तो सेल या टिश्यूज़ के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो टोटल कितने हैं। तो टोटल हमारे पास सेल या टिश्यूज़ के अंदर या फिर प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 होते हैं, मतलब हमारे सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनकी टाइप जो है वो 20 है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन टू बी फाउंड इन एनिमल इज़, तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो प्रोटीन है एनिमल्स के अंदर वो कोलेजन प्रोटीन है, जो हमारे मसल्स और बोन के अंदर भी मौजूद होती है, तो ये आपने याद रखनी है। 44 इन द इंसुलिन मॉलिक्यूल, अब इंसुलिन मॉलिक्यूल के अंदर पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो हमें पता है इंसुलिन के अंदर जो है वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, और यहाँ पर ये जो आपस में इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, और यहाँ पर इनसे ये जो है जुड़े हुए होते हैं, तो ये इंसुलिन मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट है 45 डाइपेप्टाइड्स मीन, अब डाइपेप्टाइड का मतलब है कि दो जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं और उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, दो अमाइनो एसिड्स हैं उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये डाइपेप्टाइड होता है। अब चाहे वो सिमिलर हो या चाहे वो डिससिमिलर हो, तो यहाँ पर बात जो है वो सेम है। अब यहाँ पर हम सी ऑप्शन पिक करेंगे क्योंकि टू सिमिलर और डिससिमिलर अमाइनो एसिड्स अटैच बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स सिमिलर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो भी जो डाइपेप्टाइड है वो बन जाती है। नेक्स्ट है 46 द आरएनए ट्रांसपोर्टिंग अमाइनो एसिड्स टू द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग साइट इज़ कॉल्ड, तो जो अमाइनो एसिड जो आरएनए जो है अमाइनो एसिड्स को कैरी करता है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 47 टू अमाइनो एसिड्स आर अटैच ड्यू टू, दो अमाइनो एसिड्स जो है वो अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो है दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है। 48 है विच वन विल बी एट टर्शरी स्ट्रक्चरल लेवल, तो टर्शरी लेवल किसका है, हीमोग्लोबिन, ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पेप्टाइड चेन्स हैं। फिब्रिन जो है ये यहाँ पर फिब्रस प्रोटीन है और फिब्रस प्रोटीन सेकेंडरी होती है। मायोग्लोबिन ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है। कैरेटिन जो है ये भी एक सेकेंडरी प्रोटीन होती है क्योंकि कैरेटिन एक फिब्रस प्रोटीन है, तो यहाँ पर मायोग्लोबिन जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 49 विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन लिपिड एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी लिपिड्स में आते हैं, कौन सी चीज़ है वो लिपिड में नहीं आती, तो यहाँ पर एसाइल ग्लिसरॉल हैं, ये भी लिपिड्स हैं, टर्पेनॉइड्स ये भी लिपिड्स होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स ये भी लिपिड्स होते हैं, और काइटिन जो है यहाँ पर ये नहीं है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, तो यहाँ पर ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ये लिपिड्स में नहीं आता। 50 में है हाउ मैनी फैटी एसिड्स रेजिड्यू आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल, तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो मेनली कितने फैटी एसिड्स होते हैं, तो फास्फोलिपिड के अंदर मेनली 2 फैटी एसिड्स होते हैं। यहाँ पर आप अगर इसका स्ट्रक्चर भी देखें तो इस तरह से होता है, इसके अंदर एक अनसेचुरेटेड और एक सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और यहाँ पर ग्लिसरॉल मौजूद होता है। 51 क्वेश्चन है फैटी एसिड्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो फैटी एसिड्स जो है वो एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर भी होते हैं, वैक्सेस के अंदर भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर भी होते हैं, लेकिन टर्पेनॉइड्स के अंदर नहीं होते। इसके अंदर आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर फैटी एसिड्स नहीं होते, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल हैज़, तो एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, हमें पता है इसके अंदर 3 जो है वो फैटी एसिड्स होते हैं और 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है,
तो यहाँ पर 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 53 है लिपिड स्टोर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ हायर पोर्शन ऑफ, तो लिपिड के अंदर ज़्यादा किसका पोर्शन होता है, यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ज़्यादा होते हैं और बाकी जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये कम होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिपिड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 54 में है फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडिक एसिड कंटेन ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, तो फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर अब देखें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप समझें, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि यहाँ पर जो है ये ग्लिसरॉल है, ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है, यहाँ पर जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है और यहाँ पर जो है ये कोलिन लगा होता है। अब यहाँ पर कोलिन को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर ये जो कहलाता है ये फॉस्फेटिडिक एसिड कहलाता है। अब फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसके अंदर ग्लिसरॉल भी मौजूद है, इसके अंदर जो है फास्फोरिक एसिड भी मौजूद है और इसके अंदर फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती, नाइट्रोजिनस बेस जो है वो किसके अंदर होती है, वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर होती है, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है क्योंकि ये फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स डीएनए के से डायरेक्टली बनते हैं और कौन सा मॉलिक्यूल है जो नहीं बनता, मतलब एक्सेप्ट, तो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा प्रोटीन के, प्रोटीन जो है वो डायरेक्टली डीएनए से नहीं बनती। हमें पता है प्रोटीन से डीएनए से जो है वो पहले बनता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से बाद में जो है वो प्रोटीन बनती है, तो अब यहाँ पर जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ट्रांसफ़र आरएनए है, डीएनए है, क्योंकि डीएनए के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है और डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए बन सकता है, बाकी मैसेंजर आरएनए ये भी डीएनए से बनता है। 56 में मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन साइटोप्लाज्म इज़, तो ये हमने पहले भी देखा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो आरएनए है वो यहाँ पर आरएनए है, सॉरी ये डीएनए लिखा हुआ है, आरएनए जो है ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, मतलब राइबोसोमल आरएनए। 57 में है मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर सीक्रेशन आर डैश इन नेचर, तो मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर सीक्रेशन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं, क्योंकि एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इनमें से ज़्यादातर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं और उसके साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है जेनेटिक मैसेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन रिसाइड्स एट, तो जेनेटिक मैसेज जो है वो मैसेंजर आरएनए के पास होता है और इससे ही प्रोटीन बनती है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने तकरीबन 58 MCQs को कवर किया है बायोमोलिक्यूल के चैप्टर से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी से शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है MCQ सीरीज़ का वो किस पे चाहिए, हम जल्द ही जो है उस पर भी लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।